किया। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग करने जाएंगे उसमें ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होता है केवीएल केसीएल, और इससे रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चंस, बहुत ही टॉपिक, कई सब्जेक्ट में तो यही पूरा पढ़ाया जाता है, आता है एनएस नास करके, तो आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी बहुत ज़रूरी है, जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस में आपको आएगा, यूज पड़ेगा। और अब यही चैप्टर नहीं, एक और सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ेंगे, वहाँ सब जगह इसका यूज पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब मैं 12th में पढ़ाता हूँ तो ये बात समझ लीजिए कि मैं वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, बोर्ड के भी लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसका लिंक लगभग हर चैप्टर में हो जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ की हम बात करेंगे। जैसे आपने बेसिक पढ़ा तो ओम्स लॉ के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे, बहुत सारे सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे सर्किट्स में दिक्कत आती थी, ओम्स लॉ को सॉल्व करने के आपको बड़ा सा लेंथी सा वो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जब क्या होता है आसान सर्किट है तो आप वहाँ क्या करते थे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते थे, ईएमएफ टोटल निकाल करके करंट निकाल लेते थे। लेकिन जब एक ही सर्किट में ढेर सारे ब्रांचेज आ जाए तब वहाँ ओम्स लॉ से काम नहीं, सिर्फ ओम्स लॉ से काम नहीं चलता, ओम्स लॉ तो रहेगा ही रहेगा। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का बेस है। जैसे घर बनवाते हैं तो नींव का सबसे नीचे वाला ईंटा बेस है, वैसे ही ओम्स लॉ सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को सॉल्व करने का सबसे निचला ईंटा समझिए, बेस है। अब उसको थोड़ा सा आसान मतलब अच्छा रूप देने का काम किसने किया, किरचॉफ्स लॉ ने, ठीक है भाई। डिजाइनिंग करते हैं ना घर में, तो वही काम किसने किया, किरचॉफ ने किया कि अट्रैक्टिव सर्किट अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व, सीधी सी बात है। किरचॉफ ने दो लॉ दिए, केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, दो लॉ होते हैं। पहले वोल्टेज लॉ को पढ़ेंगे, हालांकि फर्स्ट लॉ से किरचॉफ्स करंट लॉ होता है, सेकंड लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। हम आपको पहले सिखाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको रामबाण भी कहते हैं सर्किट सॉल्व करने का। और मैं आपको बिल्कुल आसान स्टेप में समझाऊंगा, आप कभी भी गलती से भी मेरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद बुक से मत पढ़ना केवीएल, क्योंकि उसमें ढेर सारा रूल्स लिखा हुआ है और मैं यहाँ एक भी रूल मेंशन नहीं करूँगा, बस आसान आसान भाषा में समझाऊंगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ्स लॉ में पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझने हैं, जैसे एक होता है मेश या कहते हैं लूप। मेश या लूप क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या कहते हैं, एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज लूप और मेश, ठीक है। मैं मेश से मतलब समझिए कि चार से पैक, ऐसे समझिए पैक को, वहां तो क्या हो गया, लूप हो गया, क्लियर। ये टर्म बार बार यूज होगा, लूप मेश, इसको हम बार बार यूज करें, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया पहले से, ठीक है। ये आप समझ गए। ये बी, इसमें एक और चीज समझना है कि क्या क्या चीजें होती है। जैसे केवीएल कहता है, केवीएल में हम वोल्टेज लॉ को डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा बैटरी का कन्वेंशन याद रखें, ठीक है। कि मैं अभी बना दे रहा हूँ, समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन जब आपको समझाऊंगा तो बहुत आसानी समझ में आएगा। ऐसे समझिए, ये एक ईएमएफ है ए, ठीक। अब इसमें क्या होता है ईएमएफ में, या छोड़िए इस रूल को मैं सीधा आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। क्वेश्चन करेंगे फिर मैं आपको यही ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। मेश समझ में आ गया आपको। अब यहाँ देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू द ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स, ठीक है। यानी कि जितना आप सोर्स ईएमएफ दे रहे हैं उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है।
या किसी भी क्लोज सर्किट में सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी इक्वल टू 0। समझिए, जैसे यहां हमने एक क्या ले देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लोज लूप, ठीक। यहाँ क्या है, ईएमएफ E1, यहाँ ईएमएफ E2, ये हमने क्या दिया R1, R2, R3, ठीक हो गया। ये क्या है आपका क्लोज लूप है, ठीक, वन क्लोज लूप, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि करंट इसमें जाने लगा I, क्या हो रहा है, करंट इसमें I जा रहा है, ठीक, पूरे सर्किट में इस लूप में घूम रहा है करंट I। तो देखिए जब करंट यहाँ जाएगा तो IR3 होगा, यहाँ IR2, यहाँ IR1 ड्रॉप होगा, जिनका कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। टोटल ईएमएफ कितना है, E1 एंड E2। तो यहाँ पे केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, सम ऑफ ऑल ईएमएफ, क्या होता है, सम ऑफ ऑल ईएमएफ प्लस sum of all potential drop will be equals to 0, ठीक। सो अगर यहां लिखें तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस, ठीक है, ये सम ऑफ ईएमएफ हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कहता है केवीएल लॉ। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और करके देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको ये तरीका सिखाएंगे, ठीक, क्योंकि ये तरीका जब आप यूज करेंगे तो इसमें साइन कन्वेंशन यूज होगा, ठीक, विथ साइन कन्वेंशन। और मैं कह रहा हूं कि आपको साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये विदाउट साइन कन्वेंशन है। मैं आपको मतलब याद कर, ये विदाउट साइन कन्वेंशन का मतलब कि आपको साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है सर्किट सॉल्व करते समय, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। देखिए आते हैं लूप पे, जितने रूल्स हैं सब एक सर्किट में मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये आपका क्या था, सिंगल लूप सर्किट है, ये क्या है, सिंगल लूप सर्किट है, लूप पे क्या है, ये सिंगल लूप है। इसमें बहुत आसान होता है, लूप चला लेते हैं, क्या करते हैं, देखिए मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं कि हाँ ये पहले फर्स्ट स्टेप सिंगल लूप सर्किट, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम एक एक को स्टडी करेंगे, सिंगल लूप सर्किट, फिर डबल लूप, फिर ट्रिपल लूप, 3 तक का हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 तक का ही होता है, 3 से ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। अब 3 से ज्यादा जब आएगा तो दिक्कत होने लगती है, क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत ही लेंथी हो जाता है, तब जब 3 से ज्यादा होता है तब हम पहुंच जाते हैं केसीएल, ठीक। फिलहाल हम आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, किस तरह वोल्टेज लॉ का लिखिए। स्टेटमेंट होता है the algebraic sum of all EMFs and potential differences, देखिए the algebraic sum of all EMFs and potential differences in a closed loop is equal to 0, क्लियर हो गया। the algebraic sum of all potentials and EMF and potential drops are equal to 0, और ये आप रख लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन करने का तरीका सिखाते हैं। देखिए स्टेटमेंट तो एक लाइन का होता है, आपको सीखना है, केवीएल को सीखना है, केसीएल को सीखना है। केवीएल इसलिए जब सबसे ज्यादा जरूरी है, लेंथी तो होता है क्वेश्चन करते समय, लेकिन हर एक तरीके का सर्किट में इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, आसानी से। देखिए सिंगल लूप सर्किट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। सिंगल लूप में देखिए
चलिए बना रहे हैं। ठीक है, ये ईएमएफ हो गया। अब अच्छा ये होगा कि उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें और फिर सॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा होगा, अच्छा होगा समझने में। हमने यहाँ कर दिया 10 वोल्ट, ये कर दिए 2 ओम और ये कर दिया 3 ओम। ठीक, क्लियर। अब क्या कहते हैं, देखिए ये तरीका होता है, जब ऐसे लिखेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन याद करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे लिखेंगे तो साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत है, मैं आपको समझा रहा हूँ। करना क्या है, देखिए इसमें और थोड़ा सा बढ़ा दे, चलिए एक और बढ़ा देते हैं ताकि आपको एक और बात बताने में आसानी रहेगी। हमने यहाँ पे एक और जोड़ दिया, ये R3 कर दिए 1 ओम और ये कर दिए 2 वोल्ट। ठीक, अब देखिए एक तो तरीका होता है कि आपको लग रहा है कि सब सीरीज में है तो E इक्विवेलेंट जोड़ लिए, R इक्विवेलेंट निकाल लिए और सीधे I निकाल लिया। बहुत आसान तरीका होता है सिंगल लूप को सॉल्व करने का। तो सिंगल लूप में KVL का बहुत ज़्यादा यूज होता नहीं है, आप डायरेक्टली ओम्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लगाना हो, सीखना हो तो बेसिक हम आपको यहीं से सिखाएंगे, फिर डबल लूप पे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या करना है। पहला पॉइंट नोट करेंगे हम, क्या नोट कर रहे हैं कि सबसे पहले काउंट करें नंबर ऑफ लूप्स। पहला काम क्या होता है, काउंट करें कितने नंबर ऑफ कितने लूप्स हैं। ठीक, काउंट कर लिया पहला। दूसरा, सभी लूप में एक करंट माने, एक अज्यूम करंट लेंगे, एक अज्यूम करंट लेंगे। देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है और अज्यूम क्या कर रहे हैं, एक करंट। ठीक, जो कहां से स्टार्ट होगा, जो स्टार्ट करेंगे, जो लूप के सबसे बड़े बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा। बस इतना सा याद रखिए। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे करना है। अब मैंने क्या किया, देखिए यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं टर्मिनल्स को ताकि आपको पूरी बात समझा सकूं। ठीक, ऐसे घुमा दिए। फिर ये हम आपको बता रहे हैं, ये कोई रूल नहीं, बस आप समझिए। एक बार मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, एक लूप है, काउंट करा तो कितने अज्यूम करें, एक अज्यूम करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, उसके सबसे बड़े बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से घुमा दिए, ये हमारा हो गया I। ठीक, एक लूप है तो इसलिए I1 मान लेते हैं, या I1। ठीक है, इस पूरे सर्किट में जो करंट क्या आ जा रहा है, I1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सीखिए लिखने का तरीका, मैंने बताया क्या करना है। सबसे पहले ईएमएफ, जितनी बैटरी है लिखिए उसको एक तरफ। तो बैटरी कितनी, देखिए कहां से निकल रहे हैं, ये अब लिखने का तरीका कि कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे। तो याद रखिए कि जब आप बाथरूम में घुसते हैं, घुसने के बाद नहा रहे हैं, साबुन अच्छा सा परफ्यूम वाला यूज किए, तो जब नहा करके निकलेंगे तो जिस परफ्यूम का जो भी आपका फ्लेवर होगा वही आपकी बॉडी से फ्लेवर दिखाई देगा, मतलब महकेगा। ठीक, तो सपोज कीजिए कि आप इस बाथरूम में घुसे हुए हैं, बैटरी को हमने क्या किया, बाथरूम घुस गए हैं। आपने जिस भी फ्लेवर का लगा करके निकले तो निकल कहां से रहे हैं, प्लस से निकल रहे हैं, तो बैटरी का फ्लेवर कैसा होगा, प्लस। ठीक, तो क्या लिख लेंगे, +10 लिख दिए। अभी रेजिस्टेंस को नहीं कर रहे, क्या यहाँ पे आपको क्या होता है, पहले केवल ईएमएफ को लिखिए, दूसरा ईएमएफ है। अब देखिए यहाँ से चल रहे हैं, इसमें घुस के निकलेंगे कहाँ से, यहाँ से जब चलेंगे ऐसे चलेंगे, इसमें घुस के निकल कहाँ से रहे, इसके कौन सा फ्लेवर लेकर निकलेंगे, निगेटिव वाला।
ठीक, घुसेंगे प्लस लेकिन निकलेंगे किससे, नेगेटिव वाला, तो क्या कर देंगे -2 हो गया। ईएमएफ एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल्स, ठीक है। ईएमएफ लिखने का तरीका क्या बताया, घुस जाइए बैटरी के अंदर और जिस टर्मिनल से निकल रहे हैं वही टर्मिनल उसका साइन हो जाएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बाथरूम का कॉन्सेप्ट याद रखिए बस, इक्वल्स टू। अब इधर अपने आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, इसमें अगर करंट जा रहा है I1 तो रेशियो कितना है 2I1, देखिए 2I1 प्लस ये करंट रेशियो कितना है 3I1 प्लस फिर इधर आ जाएंगे 1I1, लिख सकते हैं, बताइए IR लिखना है, दूसरी साइड IR। इसके लिए कोई साइन कन्वेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, बुक्स में बहुत सारे साइन कन्वेंशन दे रखे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो बिना साइन कन्वेंशन के लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हम जो तरीका बताए अगर आप ऐसे करते हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं सभी ईएमएफ को लिख लीजिए, दूसरी तरफ सभी पोटेंशियल ड्रॉप को लिख लीजिए, और साइन कन्वेंशन ज्यादा याद नहीं रखना है, बस बैटरी वाला याद रखना है बाथरूम के कॉन्सेप्ट पे, ठीक। जिस फ्लेवर से नहा के निकलेंगे वही फ्लेवर दिखाई, मतलब इसमें लूंगा दूसरे को भी, तो जब बैटरी के पॉजिटिव से निकलेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव से निकलेंगे तो नेगेटिव, ठीक। तो ये कितना हो गया आपका 8 इक्वल्स टू, सब सेम है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6I1 और I1 इक्वल्स टू 8/6 एम्पियर, आ गया आंसर आपका, ठीक। ये तरीका होता है, बस अगर आपने ये दोनों पॉइंट्स याद रखे तो सर्किट सॉल्व होगा। ये सिंगल लूप होता है, इसको आप सीधे ओम्स लॉ से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बेसिक सिखाया कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्या हमारा डबल लूप सर्किट, ठीक है। तो हमने सिंगल लूप के बारे में देखा कैसे उसमें केवीएल लगा रहे थे, अब डबल लूप पे आते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, टू लूप सर्किट, दो लूप सर्किट में आते हैं, देखिए ये हमने एक लिया रेजिस्टेंस, ये हो गया ईएमएफ, ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए ये हमारा एक टू लूप सर्किट है, यहाँ हम वैल्यूज रख रहे हैं, आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। इसको हमने कह दिया 10 वोल्ट, ठीक, इसको हमने कह दिया 2 वोल्ट, इसको कह दे रहे हैं 8 वोल्ट, ठीक। आप रेजिस्टेंस वैल्यू कर रहे हैं 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, ठीक, ये हमने रख दिया। अब मैंने आपको स्टेप कैसे किया था, सबसे पहले पता करें कितने क्लोज लूप हैं, 1 और 2, 2 क्लोज लूप हैं, तो क्या करेंगे 2 एज्यूम करंट मानेंगे, ठीक, I1 और I2, पहले लूप के लिए I1, दूसरे लूप के लिए I2। अब दोनों लूपों में तरीका क्या है एज्यूम करंट को चलाने का, इस लूप में 3 रेजिस्टेंस और दो बैटरी, सबसे बड़ी बैटरी ये वाली है, तो इसके पॉजिटिव से आप चला दीजिए, यूं लूप आपने चला दिया, ठीक है, ये हमने चला दिया क्या I1, ठीक, ऐसे चलेगा, ऐसे छोटे में घुमा सकते हैं समझने के लिए, मैं आपको बड़ा दिखा रहा हूं समझने के लिए। अब सेकंड लूप में आ जाइए I2, इसमें देखिए दो इसमें भी हैं वोल्टेज, बड़ा कौन सा है 8 से हमने ऐसे घुमा दिया I2, बात समझ में आए। हमने पहले क्या किया, काउंट किया कितने क्लोज लूप, 2 क्लोज लूप, तो 2 अज्यूम करंट होगा, पहले लूप के बड़ी बैटरी से पहला अज्यूम करंट, दूसरे लूप के बड़ी बैटरी से दूसरा अज्यूम करंट, ठीक, बात यहां तक समझ में आई। अब यहां लूप चलाने के बाद इक्वेशन लिखेंगे, याद रखिए जितने लूप्स उतने इक्वेशन, तो यहां हम लिख रहे हैं अप्लाइंग KVL इन लूप 1, ये हमारा लूप 1 है और ये लूप 2 है, ठीक। लूप 1 में KVL जब आप लगाएंगे तो वही चीज मैंने आपको सिखाया था, जहां से आप लूप चलाना स्टार्ट किए थे उधर से चलिए, एक तरफ EMF एक तरफ IR। EMF क्या हो जाएगा, देखिए हम यही लिख रहे हैं कि सम ऑफ EMF इक्वल्स टू सम ऑफ IR, यही आपको लिखना है,
ठीक। तो सम ऑफ ये में देखिए यहाँ किस वाले टर्मिनल्स निकल रहे हैं, प्लस से 10 निकल रहे हैं, तो प्लस 10 बॉटम का फिर कॉन्सेप्ट है, प्लस वाले फ्लेवर से निकले हैं, प्लस आ गया। दूसरा यहाँ का ये जब यहाँ से ऐसे घुसेंगे तो निकलेंगे किस वाले से, माइनस वाले से, तो -2 हो गया इक्वल टू, ठीक। अब आई आर को लिखेंगे, देखिए 2i1 होगा, इधर जा रहे हैं, प्लस 1i1 प्लस 3i1 हो गया। अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, देखिए इस 3 ओम वाले में 2 करंट जा रहा है, दोनों ही अजूम करंट जा रहा है, कैसे, दोनों ऊपर से नीचे, i1 इसमें ऊपर से नीचे आ रहा है और i2 भी आ रहा है। तो जब इस लूप को पढ़ रहे हैं तो कॉमन वाला ये है रेजिस्टेंस, कॉमन वाले में दोनों करंट जा रहा है। अब दोनों करंट की डायरेक्शन क्या सेम है, क्या ऊपर से नीचे दोनों में आ रहे हैं, तो अगर पहला को रेफरेंस माने हैं, तो अगर पहला देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है और दूसरा भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, +3i2, क्या कर दिए, +3i2, क्लियर हो। हमने क्या किया कि जिस लूप में हम चल रहे हैं, पहला लूप चल रहे हैं ना लूप 1 में, तो उसको हम रेफरेंस मानेंगे, i1 हमारा रेफरेंस हो गया। कॉमन टर्मिनल में ही दिक्कत होती है सबको, तो कॉमन देखिए, कॉमन रेजिस्टेंस ये है आपका, कॉमन वाले में i1 कहां से कहां जा रहा था, ऊपर से नीचे, ये जा रहा है ऊपर से नीचे, तो रेफरेंस का हमने ये माना था, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते चले गए। लेकिन i2 भी इसमें जा रहा है और i2 भी ऊपर से नीचे अगर जा रहा है तो प्लस, लेकिन अगर यही i2 ऐसे घूम के जाता क्लॉकवाइज तो क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ठीक, बात समझे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 = 2 1 3 और 3 6 i1 प्लस 3i2, बात समझ में आया, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक। 2 वेरिएबल है i1 i2, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब केवीएल अप्लाई कीजिए आप, केवीएल इन लूप 2, केवीएल लूप 2 में अप्लाई करेंगे तो अब i2 आपका रेफरेंस हो जाएगा, ठीक। अब इसके रिस्पेक्ट में i1 को बाद में देखेंगे जब कॉमन में आएंगे। तो अब यहाँ आए इस लूप में स्टार्ट कहाँ से किए, 8 से, तो 8 के पॉजिटिव से निकल रहे हैं, तो क्या हो गया अपने आप 8। इस वाले में देखिए कहाँ से जा रहे हैं, ऐसे घूमते हुए पॉजिटिव में निकले, कहाँ से, नेगेटिव में, तो -2 हो गया, ये इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है। इस लूप में जब चलना शुरू किए तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, i2 रेफरेंस हो जाएगा। और इसके बड़ी बैटरी से स्टार्ट किए थे तो कहाँ से निकले थे, उसके प्लस से निकले थे, तो प्लस से घूमते हुए आ गए सेकेंड वाले में। जब सेकेंड वाले में आ रहे हैं बैटरी में, तो यहाँ निकल कहाँ से रहे हैं, माइनस निकल रहे हैं, तो माइनस लगा देंगे, ठीक, इक्वल्स टू। अब देखिए आई आर लिख रहे हैं, यानी कि i2 है, तो 1 × i2 प्लस 3 × i2 प्लस 2 × i2, तो सबको प्लस कर दिया, i2 वाले को सबको प्लस कर देंगे क्योंकि हमने रेफरेंस लिया था। अब उसके रेफरेंस में किसको देखेंगे, i1 को। तो जब i2 इसमें ऊपर से नीचे जा रहा था तो i1 को चेक करेंगे कि ऊपर से नीचे जा रहा है कि नहीं। अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो प्लस, और नीचे से ऊपर जाता तो माइनस, तो इसमें दोनों ही ऊपर से नीचे आ गए, तो +3i1 आ गया। कॉमन वाले को लिखेंगे हम, कितना हो गया 6 = कितना हो गया 5 और 1 6i2 + 3i1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आपने मैथमेटिक्स में क्लास 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं 8 9 में कि क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, we get the value of i1 and i2, ठीक। i1 और i2 की आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं लिखाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आपको i1 i2 आपको पता है ना, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया जाता है किसी एक
कोफिशिएंट को इक्वल करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे I2 कितना है 3 है, यहाँ I2 कितना है 6 है, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई करा के इक्वेट करा दीजिए, I और I2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो आप यहाँ पे लिखेंगे। क्या आप खुद से सॉल्व करें, I1 कितना आया एंड I2 कितना आया, सॉल्व कर लिए, ठीक। यहाँ तक तो आपको करना, ये काम तो आपको करना है, ठीक है। ये काम फिजिक्स वालों का नहीं है, मैथ में आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कंसल्ट कीजिएगा, फिर से आपको मैं समझाऊंगा। फिर हाँ, हमने सॉल्व किया I1 I2 आ गया, ये तरीका होता है, ठीक। अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो आगे तो मैथमेटिक्स, ठीक, सॉल्व कीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स है 9th का, ठीक। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व कर दिया, ठीक। सॉल्व कर दो, कर ही देता हूँ, चलिए। नहीं तो आप कहेंगे कि सॉल्व नहीं किए, छोड़ दिए, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखिए क्या हो गया, हम इस इक्वेशन को क्या करें, देखिए यहाँ कोफिशिएंट हम इक्वल कर रहे हैं, यहाँ I3 देखिए फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं 8 इक्वल्स टू 6I1 प्लस 3I2, ठीक है। अब यहाँ पे I1 का कोफिशिएंट कितना है 6 है, यहाँ कितना है 3 है, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा के हमें लिख दीजिए। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो क्या आ जाएगा 12 इक्वल्स टू, देखिए I1 के साथ लिखे तो 6I1 प्लस 12I2 हो गया। सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया और कितना हो गया -4 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा -9I2 कैंसिल हो गया, यानी I2 इक्वल्स टू 4/9 एम्पियर। I2 आ गया आपका, ठीक। अब जब I2 आ गया तो इस I2 को उठा करके क्या कर दीजिए 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गया। पुट I2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में आप सॉल्व करेंगे I2 की वैल्यू को तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 प्लस 8 इक्वल्स टू 6I1 प्लस 3 इंटू 4/9 I2 की हमने पुट कर दिया तो 3 टाइम्स हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 6I1 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4/3, और यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, I1 की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है 2 वेरिएबल 2 लूप वाले क्वेश्चंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। पूछा जा सकता है 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बताएं, तो कितना होगा 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना जाएगा I1 प्लस I2 दोनों जा रहे हैं, अगर अपोजिट होता तो माइनस लग जाता, दोनों सेम करंट I1 प्लस I2, यानी इसमें दोनों में जोड़ के आएगा। इन सब में केवल I1 गया इन दोनों में, और इन दोनों में क्या गया केवल I2 गया। क्लियर हो गया, थैंक यू। अब 3 वेरिएबल, तो KVL में हमने 2 सर्किट के बारे में 2 लूप के बारे में देखा कि जब 2 लूप था। अब अगर 3 लूप वाला सर्किट हो जाए तो क्या करेंगे, 3 लूप मतलब 3 इक्वेशन बनेंगे, 3 अजूत करंट होंगे, उस पे देखते हैं कैसे करना है। हम सर्किट बना रहे हैं 3 लूप वाला, देखिएगा ये है हमारा सर्किट। चलिए एक और रेजिस्टेंस लेते हैं, ये हमारा हो गया, एक और ये हो गया, और एक और ले लेते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया सर्किट। अब कुछ वैल्यूज रख देते हैं, इधर कर देते हैं 12 वोल्ट, ठीक, इधर कर देते हैं 10 वोल्ट, इधर कर दिया हमने 8 वोल्ट और ये कर दिए 2 वोल्ट, ठीक। और दिक्कत तो ये हो गया हमारा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कर देते हैं 1 ओम 2 ओम, इधर से जाइए 1 ओम 2 ओम, ठीक, और इधर में कर दिया 2 ओम, यहाँ भी कर दिया 1 ओम 1 ओम, ज़्यादा बार कर देंगे, छोटा छोटा वैल्यू ले लें। अब यहाँ पे सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, लूप काउंट करेंगे। मैं आपको स्टेप हर बार सिखा रहा हूँ। क्या पहला काम, फाइंड द नंबर ऑफ लूप्स, कितने लूप्स 1 2 3, यानी आपको मिला लूप 1 लूप 2 एंड लूप 3, तो 3 एज्यूम करें।
लूप 1 में आइए, बड़ी बैटरी कौन सी है, 12 वोल्ट है। तो जब 12 वोल्ट होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से लूप स्टार्ट करेंगे। लूप स्टार्ट करने के लिए यूं हमारा चला गया पहला I1। दूसरे लूप में आइए, बड़ी बैटरी कौन सी है, I2, सॉरी 8 वोल्ट, यहाँ से I2 हमने शुरू कर दिया, ठीक। तीसरे वाले में आ जाइए, बड़ी बैटरी कौन सी है, ये 10 वोल्ट, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, 10 वोल्ट का है तो ये हो गया आपका, यूं चला गया I3, बात समझ में आया। तो तीसरा लूप में भी हमने क्या कर दिया, I3 चला दिया। वही काम, पहला काम नंबर ऑफ लूप काउंट किया, उतने नंबर ऑफ अज्यूम करंट होंगे, और हर एक लूप में अज्यूम करंट कहाँ से चला रहे हैं, उस लूप की बड़ी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल दिया, ठीक। बड़ी बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से निकाल दिया। अगर इतना आप काम करते हैं तो साइन कन्वेंशन से बचे रहेंगे, ठीक। बाकी बहुत ज़्यादा साइन कन्वेंशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, एक तरफ ये में, दूसरी तरफ पोटेंशियल था, ठीक। अब शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप 1। लूप 1 में अप्लाई करते हुए क्या होता है, सम ऑफ EMF इक्वल्स टू सम ऑफ IR, यही हमें लिखना है हर तरफ। तो पहले लूप में आ जाइए, स्टार्ट EMF की तरफ कीजिए, बड़ी बैटरी 12 वोल्ट की, यही है, निकले किस कहां से हैं, प्लस वाले से निकले हैं, तो 12। फिर इसका दूसरा बैटरी कितना है, 2 वोल्ट, निकले कहां से, माइनस से, -2, ठीक, इक्वल्स टू, अब फिर वही काम देखिए, 1I1 है प्लस 2I1 और प्लस 1I1 लिखे। अब ये कॉमन है किसका, 1 और 2 का। तो 1 और 2 का जब कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा वाला करंट भी जा रहा होगा I2। अब देखिए I1 में चल रहे थे, पहले दिन में चले थे तो I1 हमारा रेफरेंस हुआ, ठीक। I1 रेफरेंस हुआ तो I1 के रिस्पेक्ट में I2 को देखिए कि क्या I2 भी I1 के डायरेक्शन में ही है, कॉमन ब्रांच में तो है तो पॉजिटिव, अगर उल्टा है तो निगेटिव। तो कॉमन ब्रांच में कहां से कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे, और ये भी ऊपर से नीचे, तो क्या कर दिया, प्लस 1I2, ठीक। तो कितना हो गया, 10 इक्वल्स टू 1 और 2 3 और 4I1 प्लस I2 बन गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाइए, लूप 2 में, KVL इन लूप 2, तो ठीक है, KVL इन लूप 2। लूप 2 में हम KVL की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब इसका वही काम, बड़ी बैटरी से शुरू किए थे तो वही से फिर लिखना शुरू कर देते हैं, प्लस से निकल रहे थे तो 8 वोल्ट लिख दिए। दूसरी बैटरी कौन सी है इसकी, 2 वोल्ट वाली, तो -2 इक्वल्स टू, हमारा बैटरी काम खत्म, मतलब ये में हो गया। तब आइए 2 या I2 कहाँ जा रहा है, 2 में जा रहा है, 2I2 गया, फिर कहाँ गया, 1I2 प्लस 1I2 हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें और इसमें कॉमन ब्रांच कौन सा है, ये वाला। तो जिधर I2 जा रहा है क्या होगा, अभी अब I2 हमारा रेफरेंस हो जाएगा। अब उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि I1 क्या है, उसी डायरेक्शन में है कि अपोजिट। तो कॉमन ब्रांच में जिधर I2 जा रहा है उधर ही I1 भी जा रहा है, तो प्लस 1I1 हो गया। लेकिन इस वाले जब लूप को हम पढ़ रहे थे, कर रहे थे, तो इसमें एक और ब्रांच कॉमन है, कौन सा, I3 वाला है। इस वाले में I3 भी जा रहा है, तो अभी भी हमारा रेफरेंस क्या, I2 है, तो I2 के रिस्पेक्ट में क्या I3 सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट। तो जब हमने पढ़ा तो यहाँ देख रहे थे, स्टडी किए तो क्या है, I2 हमारा ऐसे जा रहा था, 1 में नीचे से ऊपर जा रहा है, देखिए ये जा रहा है नीचे से ऊपर। लेकिन जब I3 को देखें तो क्या है, ऊपर से नीचे, उल्टा हो गया है I3। तो उल्टा होता है तो फिजिक्स में क्या कर देते हैं, माइनस लगा दिए, और 1 इंटू I3, 1 इंटू I3, ठीक, लिख दिया हमने पूरा। तो कितना हो गया, 6 इक्वल्स टू 2 और 1 3I2 प्लस 1I1 प्लस, अब यहाँ 1 लिखने की जरूरत तो नहीं, I1 प्लस I3। दूसरा इक्वेशन आपने बना दिया, बात समझ आए। यहाँ दोनों को हम देख रहे थे, हमारा ये रेफरेंस था, इसके रिस्पेक्ट में I1 को देखे, इसी के रिस्पेक्ट में I3 को देखे।
फिर जब किनारे आ गए अब केवीएल इन लूप 3, केवीएल इन लूप 3, लूप 3 में केवीएल चले जाइए। फिर वही काम, पहले ईएमएफ लिखना है तो जहाँ से स्टार्ट कर ले तो वहीं से लिखने में आसानी रहती है। प्लस 10 से निकलेंगे तो 10 और इधर कहाँ निकल रहे हैं -8 से निकल जा रहे हैं तो -8 लिखेंगे, ऐसे आ रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ से -8 से, -8 हो गया इक्वल, ठीक है। अब फिर देखिए IR लिखना है I2R तो आ रही है I3 से जा रहे हैं तो 2I3 प्लस 1I3, ठीक, और प्लस फिर से 1I3 और प्लस, अब प्लस या माइनस अब तो डिसाइड करनी ना किस डायरेक्शन में। I3 में चल रहे थे तो I3 हमारा रेफरेंस हो गया। अब इस पे रिस्पेक्ट में कॉमन वाले में कौन सा आ रहा है I2 आ रहा है केवल, तो I2 क्या I3 के सेम डायरेक्शन में के अपोजिट, तो यहाँ देखिए इस वाले में I3 कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है। I3 कहाँ से आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है देखिए, लेकिन I2 नीचे से ऊपर जा रहा है, उल्टा हो गया। तो क्या कर दिए -1I2 कर दिया और ये हो गया आपका 2 = देखिए 3 वाले तीनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 4I3 -I2, ये हो गया 3 इक्वेशन। 3 अननोन ये भी आपको पढ़ाया गया है, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला काम ये किया कीजिए कि देखिए जो छोटे छोटे दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, देखिए तो I2 खत्म हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही सबसे आसान होता है यहाँ पे। तो I2 को आप खत्म कर लेंगे, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे I2 खत्म, I1 और I3 के टर्म बचेगा, I1 और I3 के टर्म जब बचेगा तो यहाँ पे ले जा करके I1 और I3 को में से किसी एक को खत्म कर लेंगे, दो खत्म कर लेंगे तो बच जाएगा, वो हमारा आंसर आएगा। एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। बाकी इसमें एक मैट्रिक्स मेथड भी होता है, जो मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, तो उसमें आप आसानी से कर लेंगे इसको, और छोटे में सॉल्व करने का तरीका। तो आप 3 इक्वेशन 3 अननोन को सॉल्व करना सीखिए। बस एक बार मैं और केवीएल रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एंड ईएमएफ शुड बी इक्वल टू 0, यानी हमने उसको दूसरे भाषा में कह दिया कि जितना ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है। और मैं वही चीज बार बार आपको करा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया कि आप लूप में जब चल रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कितने लूप हैं, उतने अज्यूम करंट मानिए, और हर लूप में बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लूप स्टार्ट कीजिए। ये कोई रूल नहीं होता है, मैं आपको सिर्फ सॉल्यूशन को आसान बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ। ये कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा रूल है या नहीं, ठीक, ये मत जाने सर ये तो किसी किताब में नहीं है, तो ये किसी बुक का रूल नहीं है बाबू। ये आप ऐसे समझिए कि मैंने सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस से ऐसा बताया है ताकि क्वेश्चन जल्दी से और आसानी से सॉल्व हो, तो ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो जितने लूप उतने नंबर ऑफ अज्यूम करें, हर लूप की बड़ी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लूप स्टार्ट कीजिए, ठीक, काम कर लिया। उसके बाद से हर लूप के लिए इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन लिखते समय ध्यान देंगे कॉमन नोड वाले में ही दिक्कत करते हैं लोग, तो जहाँ जहाँ कॉमन मतलब ये ब्रांच है, कॉमन वाले रेजिस्टेंस है, कॉमन रेजिस्टेंस में जब दो करंट जाते हैं, दो करंट में से आप जिस लूप में चल रहे हैं वही, अगर 1 में चल रहे हैं तो I1 पॉजिटिव होगा, उसके रिस्पेक्ट में I2 नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। अगर सेम डायरेक्शन होगा I2 का भी तो पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और अपोजिट होगा तो नेगेटिव। और जितना इक्वेशन जितना लूप उतना इक्वेशन, इस तरीके से आप केवीएल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। तो अभी तक हमने किरचॉफ्स लॉ में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को डिस्कस किया, जिसमें हमने सिंगल, डबल एंड ट्रिपल लूप की बात की। देखिए सिंगल लूप है जब तो आप नॉर्मली रूल्स लॉ से कर सकते हैं, ये बेसिकली डबल और ट्रिपल लूप में आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं, वहाँ आपके लिए ज़्यादा सहूलियत रहेगी सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं कि मान लीजिए केवीएल जब आप अप्लाई कर रहे हैं, लूप का नंबर 2 से 3 है तब तक तो ठीक है, 3 से जैसे ही 4 होता है तो आपके पास 4 इक्वेशन हो जाते हैं, 4 अननोन हो जाते हैं। 5 होता है तो 5 इक्वेशन, 5 अननोन। अब 4 इक्वेशन 4 अननोन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक। करंट की वैल्यू निकालने के पूरा मैथमेटिक्स बैठ जाएंगे सॉल्व करने। इसके लिए उस सर्किट को और आसानी से सॉल्व किया जा सके, उसके लिए है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स का दूसरा जो लॉ था वो क्या था, KCL, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक। अब किरचॉफ्स करंट लॉ में
एक टर्म आता है जंक्शन या नोड, ये टर्म बार बार लिखूंगा, जंक्शन और नोड। ठीक है, क्या होता है इसका समझिए। जंक्शन तो सब लोग सुने हैं, रेलवे स्टेशन वाला, ठीक है, वहां क्या जानते हैं उसके बारे में कि वो रेलवे स्टेशन जहां से कम 3 तरफ के लिए ट्रेन निकलती है। जैसे देवरिया के लिए केवल 2 ही तरफ निकलता है, एक सिवान की तरफ, इधर भटनी की तरफ निकलता है, और एक गोरखपुर। तो देवरिया आपका जंक्शन नहीं है। लेकिन यहीं आप भटनी चले जाइए, गोरखपुर चले जाइए, तो भटनी जाते हैं तो क्या होता है, वहां से एक रूट कहाँ आता है, इधर देवरिया की तरफ, एक रूट सिवान की तरफ और एक रूट बनारस की तरफ। ठीक, तो वो जंक्शन हो जाता है। वैसे गोरखपुर में कई सारे रूट्स हैं। तो जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे कम से कम 3 रूट हो। तो सर्किट में क्या होता है, जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां से कम 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, 3 इलेक्ट्रिकल पाथ मिले। द पॉइंट at which at least 3 electrical paths are connected is known as junction। ठीक है, ये होता है जंक्शन। अब बात कर लेते हैं केसीएल की। केसीएल क्या होता है, तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे ये हमने लिया नोड, ठीक, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कुछ करंट्स देखिए, ये कुछ करंट्स आ रहे हैं, कुछ करंट्स जा रहे हैं। ठीक है, यहां से हमने कहा I1, I2, I3, I4, I5 एंड I6, ये 6 करंट्स हैं जो इस पॉइंट P पे क्या हो रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये नोड है आपका, इसको हमने क्या कहा, नोड या जंक्शन। अब यहां क्या करें, केसीएल लॉ क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, sum of incoming currents is equal to the sum of outgoing currents at any node oblique junction। यही होता है आपका, यानी सम ऑफ आई इन इक्वल्स टू सम ऑफ आई आउट, यानी इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर इसके बेसिस पर लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारे क्या था, I1 से स्टार्ट किए थे तो I1 आ रहा है, आने वाले कौन से, I1, I4 एंड I6, यानी I1, I4 प्लस I6 ये इक्वल किससे हो जाएगा, आउटगोइंग करंट कौन सा, I2, I3 एंड I5, I2 प्लस I3 प्लस I5, ये हो जाता है आपका KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किसी भी नोड या जंक्शन पे जितना करंट आया उतना करंट चला गया, यानी कि इस पर्टिकुलर नोड पे टोटल करंट कितना हुआ, 0, जितना आया उतना ही चला गया। यही होता है केसीएल। अब इस केसीएल का यूज करके डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व किया जाता है। अब यानी ये बात ध्यान रखिएगा, केसीएल कभी भी सिंगल नोड के लिए नहीं अप्लाई होता है, मतलब सिंगल लूप के लिए नहीं होता है। कम से कम 2 लूप होंगे तभी एक नोड आपको मिलेगा, 3 लूप होंगे तो 2 नोड। अब यहाँ फायदा क्या था, केवीएल केसीएल के कंपैरिजन देखें तो केसीएल में फायदा क्या है कि यहाँ अगर 2 लूप है तो एक ही इक्वेशन बनेगा, 3 लूप है तो 2 इक्वेशन बनेगा, 4 लूप है तो 3 इक्वेशन बनेगा। लेकिन वहाँ पे जितने लूप उतने इक्वेशन बनते थे। तो ये थोड़ा छोटे में सॉल्व होता है, आसानी से सर्किट को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको नोडल एनालिसिस बताऊंगा। नोडल एनालिसिस में
2 नोड और 3 नोड को हम डिस्कस करेंगे, सिंगल नोड एंड 2 नोड को हम डिस्कस करेंगे और 3 नोड को। तो 3 सर्किट्स मैं आपको फटाफट बताता हूँ। चलिए आइए तो आप आइए मैं क्वेश्चन करता हूँ एग्जांपल में आपका। पहला हमने लेना सिंगल नोड एनालिसिस, सिंगल नोड एनालिसिस कर रहे हैं। तो सिंगल नोड में क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हमने एक सर्किट लिया, ठीक, और दूसरा सर्किट हमारा हो गया ये चीज। अब इसको हमने कहा 10 वोल्ट, ये कह रहे हैं 2 वोल्ट और ये कह दे रहे हैं 6 वोल्ट, ठीक है। ये 2 ओम एंड 1 ओम, ये हमारा सर्किट है। अब नोड पहचानिए। नोड के लिए हमने क्या कहा था कि कम से कम 3 रास्ते हों। तो 3 रास्तों में यहाँ रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। ये देखिए यहाँ भी 3 है ना, लेकिन यहाँ तीनों पोटेंशियल का है, इसको कंसीडर नहीं करना है। हमेशा क्या याद रखना है कि जिस पॉइंट पे 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, बस ऐसे याद रखिए। नोड कौन सा हिस्सा होगा सर्किट का जहाँ पे 3 रेजिस्टेंस कम से कम जुड़े हो, कम से कम 3, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कितने पॉइंट है जहाँ 3 रेजिस्टेंस जुड़े हो, मात्र एक पॉइंट, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक, ये नोड हो गया, पहले एक नोड। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सीखिए। जैसे केवीएल में क्या करते थे, जितने लूप उतने अज्यूम्ड करंट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में अज्यूम्ड करंट मानते थे, ठीक। अब किरचॉफ्स करंट लॉ में अज्यूम्ड वोल्टेज मानेंगे, उल्टा मान रहे हैं। करंट लॉ है तो अज्यूम्ड वोल्टेज, वोल्टेज लॉ है तो अज्यूम्ड करंट। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ है तो हमने क्या किया, इस नोड पे नोडल वोल्टेज अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और नोडल वोल्टेज क्या कर लिया, मान लिया वोल्टेज VA। VA आपका क्या हो गया, अज्यूम्ड नोडल वोल्टेज, ठीक है, अज्यूम्ड नोडल वोल्टेज। जितने आपके नोड्स उतने अज्यूम्ड वोल्टेज, ठीक है। अब क्या करना होता है, तरीका सीखिए। करना क्या है आपको, इस पॉइंट नोडल एनालिसिस, इसको क्या कहते हैं, नोडल एनालिसिस। तो नोड पे एनालिसिस करेंगे कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जा रहा है। तो नोड पे देखिए 3 लाइन, 3 ब्रांचेज हैं, मतलब 3 रास्ते हैं, कुछ करंट आएगा कुछ करंट जाएगा। एक तो एक तरीका है कि आप फ्री हैं, किसी को भेज दीजिए, किसी को बुला दीजिए, सबको भेज दीजिए, सबको बुला लीजिए, आप फ्री हैं। बस अंतर क्या होता है कि जैसे अगर आपने गलत एग्जाम्पशन लिया होगा, डायरेक्शन लिया होगा, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है। तो लास्ट में एक लाइन लिख दिया जाता है कि द डायरेक्शन आई हैव चूजन इज इन अपोजिट टू द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, और आंसर हो जाएगा, मान लीजिए -6 आंसर आपका सोल्यूशन है, आंसर क्या हो जाएगा 6 एम्पियर, वो लाइन लिखने के बाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो गलती कम से कम मिनिमाइज करें, ठीक है, तो क्या करें, ये तरीका सीखिए कि जब यहाँ देखिए तो 3 ब्रांचेज हैं, 3 करंट की बात करें, यहाँ से देखिए एक जो बड़े बड़े वोल्टेज है वहां से करंट बुला लीजिए, छोटे की तरफ भेज दीजिए। तो देखिए ये बड़ा वोल्टेज, ये बड़ा वोल्टेज, ये छोटा। तो ये काम करते हैं, यहाँ से बुलाते हैं I1 और यहाँ से बुलाते हैं I2, ठीक, और भेज दिए I3। बस ये तरीका सीखिए। बड़े से बुलाइए, छोटे भेज दीजिए, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अब क्या कहता है, सम ऑफ I in इक्वल टू सम ऑफ I आउट। I in कौन कौन सा है, I1 प्लस I2, और ये कितना है, कौन सा है, I3 आपका आउटगोइंग है, ठीक। अब क्या होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यही होता है ना। अब I इक्वल टू V/R होता है। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैंने आपको एक चीज बताया था क्या, ठीक। यहाँ देखिए, ये समझिए थोड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। एक बात, अब करंट आपको पता है कहाँ से कहाँ जाता है, हायर से लोअर। तो देखिए ये बड़ा वोल्टेज, इसका हायर वोल्टेज पोटेंशियल है, आप यहाँ से भेजे हैं, जिसके हायर से भेजे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है लोअर होगा। करंट कहाँ से आ रहा है, 10 वोल्ट से जा रहा है, तो 10 हाई हो गया और गया VA के पास, ये वोल्टेज है ना VA के पास, तो ये लो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो देखिए हायर पोटेंशियल कितना है, 10 माइनस लोअर पोटेंशियल VA, 10 माइनस VA,
डिवाइडेड बाई, बताइए भाई रेजिस्टेंस इसके बीच में कितना है 2 और प्लस I2 के लिए देखिए I2 के लिए करंट इधर से आ रहा है तो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर, तो 6 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल VA डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस 2 इक्वल्स, ठीक। अब यहाँ पे ये कितना है देखिए, अब करंट इधर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है इसके वाले में, तो क्या हो गया भाई, जिधर से आता है वो हायर पोटेंशियल, तो VA इस बार बड़ा होगा और 2 वोल्ट क्या होगा छोटा होगा, तो इसके लिए I3 के लिए क्या लिख देंगे, VA बड़ा होगा माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई, बताइए भाई रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, क्लियर हुआ। अब एक ही इक्वेशन एक ही अननोन सॉल्व कर लीजिए ना, इसको हो जाएगा, ठीक। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम 2 है, कॉमन लेकर उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस VA प्लस 6 माइनस VA इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा तो 2VA माइनस 4, ठीक। अब VA को एक तरफ कर लीजिए, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 4VA हो जाएगा, माइनस 4 कैसा होगा भाई माइनस 1 माइनस 2, अब ये इधर आकर माइनस होगा तो माइनस 4VA इक्वल्स टू, ये देखिए 10 प्लस 6 16 उधर जाकर माइनस में, अब 4 कितना हो जाएगा माइनस 20, तो VA की वैल्यू कितना हो गया 5 वोल्ट, VA आप निकाल लिए। अब जब VA निकाल लिए हैं तो I1 के लिए ये है, I2 के लिए ये और I3 के लिए ये फॉर्मूला, देखिए अगर आपसे पूछा है I1 तो आप यहाँ पे रख के निकाल लेंगे I1 की वैल्यू, यहाँ I2 और यहाँ पे I3, तो KCL इसीलिए सॉल्व हो जाता है। देखिए अगर इसी चीज को हम KVL से करते तो 2 इक्वेशन बनता है, 2 अननोन सॉल्व करते हैं, KCL कितना छोटा हो गया। एक बार और ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स, जितने नोड्स उतने नोडल वोल्टेज हमने एनालिसिस किया, नोडल वोल्टेज अज्यूम किया, ये हमारा क्या हो गया नोडल वोल्टेज। अब वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ करंट को बुलाएंगे, कुछ करंट को भेजेंगे। मैंने तरीका क्या सिखाया आपको कि बड़े वोल्टेज से करंट बुलाइए, छोटे वाले की तरफ भेजिए। ये तो बड़े वोल्टेज इधर से हमने करंट बुलाया, छोटे वाले की तरफ भेज दिया, ठीक। तो इनकमिंग करंट I1 I2 और आउटगोइंग करंट I3। I1 को लिखना है तो I इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है इन दो पॉइंट्स के बीच में, करंट इन दोनों के बीच में ना है, तो हम हमेशा इधर से करंट जाता है वो हायर, जहां जाता है वो लोअर, गया कहां से 10 से पहुंचा कहां VA पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हायर माइनस लोअर यानी 10 माइनस VA, तो 10 माइनस V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हो गया करंट। वैसे इसके लिए 6 माइनस VA। अब यहाँ पे करंट नीचे आ रहा था यानी कि VA ज्यादा होगा, 2 कम होगा तो VA माइनस 2/1। इस तरीके से हमने VA निकाल लिया। अब आपसे इसने जो भी क्वेश्चन पूछे कि इधर करंट कितना कहते हैं I3 निकाल दीजिए, यहाँ करंट पूछा होगा I2, यहाँ करंट पूछा मतलब I1, और सबकी वैल्यू आप निकाल लेंगे आसानी से। ये सिंगल नोड एनालिसिस था। अब डबल नोड एनालिसिस एक बता देता हूँ मैं, कर लीजिए। हमने नोडल एनालिसिस देखा, उसमें हमने क्या किया सिंगल नोड का देखा। मैं आपको एक डबल नोड का बता देता हूँ, डबल नोड एनालिसिस, ठीक है, DOUBL डबल नोडल एनालिसिस। डबल नोडल एनालिसिस करते हैं तो डबल नोड में क्या होता है 3 लूप हो जाते हैं, यानी कि 2 नोड होगा। तो देखिए मैं एकदम सिंपल सा सर्किट ले रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, बस ध्यान से देखिएगा, बने रहिए साथ में, और बहुत ही आसान सा हो जाता है। देखिए अगर इसी सर्किट को अगर आपसे कह दिया जाता कि आप सॉल्व करके बताइए KVL से, तो 3 लूप बना करके आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ देखिए कितने नोड है भाई, 1 और 2, यहाँ भी इक्वेशन रख देते हैं, हो गया। यहाँ भी देखिए 1 2 और 3 कनेक्टेड है, यहाँ भी कितने कनेक्टेड है 1 2 और 3, ठीक। नोडल एनालिसिस कर देते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक, दो नोड्स तो 2 एज्यूम्ड वोल्टेज VA और VB हो गया एज्यूम्ड वोल्टेज। अब नोड 1A को एनालिसिस करते हैं, ठीक है, पहले रख दें, इधर हमने रख दिया 2 2 2 2, ठीक है, इसको 1 1 कर देते हैं, चलिए 1 और ये हो गया 1। इसी तरीके से कर देते हैं 6 4 2 6, ठीक। ये हम वोल्टेज ले लिए, ठीक है, ये वोल्टेज है और वो आपका रेजिस्टेंस हो गया ये ओम में, ठीक है। अब जब इसको एनालिसिस करेंगे तो एक एक नोड को लेकर के चलेंगे। देखिए तो नोडल एनालिसिस ऑफ नोड
ए, नोड ए का नोडल एनालिसिस। देखिए यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं, पहले हम करंट को सब में भेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए इस पे जाएंगे तो ये बड़ा, ये बड़ा, ये छोटा, तो काम करते हैं यहाँ से एक भेजते हैं, इधर से भेजते हैं, इधर एक बुला लेते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों बड़े, छोटा है, इसको हमने कहा I1, ये हो गया I2 और ये हो गया आपका I3। अब ये I3 यहाँ पहुंचा होगा, ठीक। इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको बुला लीजिए I4 और इधर चला जाएगा I5, ठीक। क्लियर हुआ। इस नोड पे गए तो ये दोनों बड़े थे तो करंट बुला लिए, छोटे वाले तरफ भेज दिए, ठीक है। हमने इधर भेजा और ये यहाँ पहुंच गया। अब ये छोटा था, इधर भेज दिया, इधर से बुला लिया। अब नोडल एनालिसिस ए पे जाएंगे तो सम ऑफ इनकमिंग करंट कौन कौन सा इस नोड पे कौन कौन आ रहा है, I1 और I2, I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट कितना है I3, दिख रहा है, दोनों आ रहे हैं, निकल रहा है। अब I1 फिर वही कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए करंट इधर से निकल के इधर जा रहा है, यहाँ पे ये ज्यादा है आपका, ठीक है। तो 6 वोल्ट क्या है, ज्यादा है ना, तो 6 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक, प्लस I2 में देखिए जा रहा है इधर से, यानी ये ज्यादा है, तो हायर पोटेंशियल 4 माइनस लोअर पोटेंशियल कितना होगा VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम इक्वल्स टू I3 की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए I3 कहां से जा रहा है, VA से VB की तरफ जा रहा है, मतलब VA हायर पोटेंशियल, VB लोअर पोटेंशियल, तो VA माइनस VB। ये बात हमेशा याद रखिए, करंट हायर से लोअर ही जाता है। रेजिस्टेंस कितना है, इसको हमने मान लिया है 2 ओम, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ से एक इक्वेशन आपको बनेगा, वीआर वे में सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन पहला, ठीक, एक इक्वेशन बना वीआर वे के टर्म में। दूसरे पे आ जाते हैं, नोडल एनालिसिस ऑफ नोड बी, नोड बी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो नोड बी पे देखिए कौन कौन सा करंट आ रहा है, I3 आ रहा है, I4 आ रहा है, I5 जा रहा है। तो हमने कहा I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I5, क्लियर हो गया। अब I3 के लिए देखिए आपने I3 का यहाँ लिखा भी है, सोचना ही नहीं, उठा के यही तरफ देंगे, फिर से VA माइनस VB बाई 2 प्लस। अब I4 पे आ जाते हैं, I4 यहाँ से जा रहा है 6 से जा रहा है VB पे, तो 6 ज्यादा हो गया, VB कम हो गया, तो 6 माइनस VB डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम इक्वल्स टू I5। I5 में देखिए ये VB से जा रहा है 2 की तरफ, VB ज्यादा होगा जहां से निकला और जहां पहुंचा वो कम, तो हायर माइनस लोअर, यानी कि VB माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, बीच का रेजिस्टेंस 1 ओम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लेंगे एलिमेंट्री मेथड से, ए और बी निकाल लिया। जब यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया तो आपको I1 I2 I3 I4 I5 किसी की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्ट निकल के आएगा। तो ये होता है KCL। हमेशा ध्यान रखिए KVL रामबाण होता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो KVL पे कमांड ज्यादा रखिए, और जब KVL समझ में आ गया अच्छे से तो तुरंत KCL पे कमांड पकड़िए, क्योंकि KCL आपका समय बचाता है, ठीक, और कैलकुलेशन से भी बचाता है पूरा, कम से कम कैलकुलेशन, यानी कि चांसेस ऑफ एरर कम से कम होंगे, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा और भी क्वेश्चन कीजिए, आप खुद से कोशिश कीजिएगा 3 नोड का सर्किट लेकर के कीजिए वैसे, और आगे के लिए पढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।